नमस्कार साथियों, त्रिसंकल्प आईएएस में आपका स्वागत है। आज ये तीसरा लेक्चर है जुलाई महीने के करंट अफेयर्स का, जो कि हम लोग बीपीएससी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कुछ टॉपिक है और मैंने कहा था आपको कि आपको कुछ एमसीक्यू जो सॉल्व करनी है कमेंट सेक्शन में आपको उसका उत्तर बताना था, तो उनको भी आज कवर करेंगे। लेकिन दो टॉपिक मैंने कल कहा था कि मैं सबसे पहले बताऊंगा। उनमें से एक जो टॉपिक था वो है आपका पुनौरा धाम विकास। ठीक है, इस पर बार बार क्वेश्चन आ रही थी। चलिए इसके बारे में जानते हैं। पुनौरा धाम विकास क्या है? पुनौरा धाम विकास तो बिहार सरकार ने क्या किया हुआ है, मतलब कैबिनेट ने ये सीतामढ़ी में, ठीक है, सीतामढ़ी में जो माँ जानकी का मंदिर है उसके विकास के लिए सरकार ने बजट का आवंटन किया है, मतलब उसकी मंजूरी दे दी है। और माना जाता है कि यह जो पुनौरा धाम में जो स्थित माँ जानकी की मंदिर है, यहाँ पर यह सीता माता की जन्मस्थली है और यह जो स्थल है मिथिला की समृद्ध संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करेगा। और इसी को प्रोत्साहन करने के लिए जो अयोध्या में राम का मंदिर बना था उसी के तर्ज पे इसे विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो काम करेगा वो कौन करेगा? इस परियोजना का जो क्रियान्वयन करेगा वो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो एक पुनौरा धाम विकास के बारे में आप याद रखेंगे। दूसरा एक और न्यूज है, कारखाना या फिर फैक्ट्री रोजगार नियम। ठीक है, कारखाना या फिर बोल सकते हैं फैक्ट्री रोजगार अधिनियम क्या है? तो इसके नियमावली में, ठीक है, इसके नियमावली में मंत्रिमंडल ने क्या किया है? संशोधन को मंजूरी दे दिया है। कौन सा नियमावली? तो ये कारखाना अधिनियम जो नियमावली 1950 में, उसमें संशोधन किया गया है। क्या संशोधन किया गया है? तो जो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिला है उनको छोड़ करके सभी महिलाएं अब क्या कर सकती है? जो खतरनाक श्रेणी के कारखाने हैं उसमें काम कर सकती है। ठीक है, अब सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया है ताकि महिलाओं के लिए औद्योगिक रोजगार के अवसर बढ़े और महिला सशक्तिकरण हो, है ना, आर्थिक अवसर मिले, खुद भी इंडिपेंडेंट हो सके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कारखाना फैक्ट्री अधिनियम जो है 1950 का, उसके नियमावली में क्या क्या है? संशोधन किया है। ठीक है, तो अब जो है आज हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, आप देखिए क्या बोला गया है। निम्नलिखित कथनों पे विचार करिए, है ना, और इसमें बोला गया है सही कथन कौन सा है, और ये उच्च न्यायालय को लेकर के दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उच्च न्यायालय के बारे में जानना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए उच्च न्यायालय को लेकर के जानते हैं। ये प्रश्न इसलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि हाल ही में क्या हुआ है, बिहार के राज्यपाल ने क्या किया? तो पटना उच्च न्यायालय के 45वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति विपुल एस पांचोली को क्या कराया? शपथ दिलाई। ठीक है, तो इसी संदर्भ में ये न्यूज में है, और ये जो व्यक्ति है जो मैंने आपको नाम बताया, याद रखेंगे, न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली। ठीक है, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और इसी कारण से न्यूज में है। तो हमें उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय के बारे में जाननी होगी। कुछ बातें जो है वो बेसिक्स भी जाननी होगी और कुछ जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है उनके बारे में भी जानना होगा। फिर हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे, जैसा कि मेरा तरीका है बताने का। ठीक है, तो क्या है चलिए समझते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं। देखिए सबसे पहला तो आप ये समझ ले, उच्च न्यायालय भारत में क्या है? राज्य स्तर पे, ठीक है, राज्य स्तर पे क्या है? सर्वोच्च न्यायिक संस्था है। ठीक है, और यह जो है आर्टिकल आपका 214 से कहाँ तक है? 231 तक इससे जुड़ा हुआ प्रावधान किया गया है। इसका ये जो है मतलब उच्च न्यायालय ये अपील सुनने का काम करता है, मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करता है, न्यायिक समीक्षा भी करता है और अधीनस्थ न्यायालयों पर
नियंत्रण भी करता है। ठीक है, तो ये इनके कार्य है। अब ये देखिए कि आपको ध्यान रखने वाली बात कि उच्च न्यायालय राज्य या राज्य समूह के लिए स्थापित किया जाता है। राज्य या राज्य समूह के लिए ये रीट जारी कर सकता है। और आपको जो है रीट के बारे में पता होगा, आर्टिकल जो आप जानते होंगे कि रीट कौन जारी कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 226 के तहत राज्य में उच्च न्यायालय क्या करती है, रीट जारी करती है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करती है, रीट जारी करती है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब हमको अगर इसके काम के बारे में जानना हो तो सबसे पहले बात क्या बताएं कि ये रीट जारी कर सकता है। तो कितने तरह का रीट जारी कर सकता है, तो 5 प्रकार के रीट जारी कर सकते हैं, जिसमें से आपको नाम पता होगा। एक तो होता है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा आपका जो होता है वो क्या होता है, परमादेश होता है ना। तीसरा कौन सा होता है, प्रतिषेध होता है। ठीक है, प्रतिषेध होता है। चौथा क्या होता है, उत्प्रेषण होता है। अब पांचवा कौन सा होता है, अधिकार परीक्षा। तो ये जो है 5 प्रकार के रीट किसके द्वारा, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी के द्वारा भी जारी किया जाता है और हाई कोर्ट के द्वारा। हाई कोर्ट जब जारी करती है तो कौन से आर्टिकल के तहत, 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट जब जारी करती है तो आर्टिकल 32 के तहत क्या करती है, जारी करती है। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि ये उच्च न्यायालय कानून या अध्यादेश को क्या कर सकता है, असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति है इनके पास भी। ठीक है, उसके बाद यह जो है न्यायिक समीक्षा, संवैधानिक संरचना और संघीय से जुड़ा हुआ मामले को भी देख सकता है। तो इतना पॉइंट आपको क्या करनी है, यहाँ पे ध्यान रखनी है, किससे संबंधित, उच्च न्यायालय से संबंधित, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब कुछ आर्टिकल जो आपको ध्यान में रखनी है वो कौन कौन सी है, वो भी मैं आपको बता दूँ। कौन कौन से आर्टिकल हमें ध्यान में रखनी है, तो सबसे पहला जो है आर्टिकल 214, आर्टिकल 214, ये क्या बोलता है कि प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय होगी। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 215 क्या बोलता है, उच्च न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने की स्थिति के बारे में बात करता है। तो यहाँ याद रखेंगे अभिलेख न्यायालय। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि प्रत्येक राज्य में, हर एक स्टेट में क्या होगा, हाई कोर्ट होगी। ठीक है, उसके बाद 226 के बारे में मैंने आपको बता दिया कि इससे क्या होता है, रीट जारी करने की शक्ति है। और 227 याद रखेंगे, ये क्या है, तो अधीनस्थ न्यायालयों पर जो पर्यवेक्षण करता है वो उसकी जो शक्ति मिलती है वो आर्टिकल 227 के तहत। फिर 228 याद रखेंगे, इसमें क्या होता है कि मामलों को उच्च न्यायालय में स्थानांतरण करना। ठीक है, जो भी मामला है, जो केस हो गया, चाहे सिविल मामला हो या फिर क्या बोल सकते हैं कि सिविल मामला हो या फिर मुकदमा जो आपका मारपीट वाला होता है ना, उनको क्या कह सकता है, उच्च न्यायालय में हस्तांतरण करने की जो शक्ति होती है वो आर्टिकल 228 के तहत होता है। ठीक है, और 229 से 231 तक में क्या बताया गया है, तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी होगी, कर्मचारियों से संबंधित प्रावधान और कुछ अन्य व्यवस्थाएं इसमें क्या गया है। ठीक है, चलिए अब हम इसके गठन के बारे में जानते हैं। ठीक है, गठन कि इसका गठन कैसे होता है। तो देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। और भारत के मुख्य न्यायाधीश और साथ में जिस राज्य में न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वहाँ के राज्यपाल से क्या किया जाता है, तो परामर्श लिया जाता है। ठीक है, तो एक तो जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में जो संबंधित राज्य के राज्यपाल होंगे उससे परामर्श लेकर के राष्ट्रपति क्या करता है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है। उसके बाद जो है उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश भी होते हैं। न्यायाधीशों की संख्या जो है समय समय पर निर्धारित करती है। ठीक है, और न्यायाधीशों की आयु, सेवानिवृत्ति, सेवा शर्तें ये विधि के अनुसार क्या होती है, तय होती है। तो मुख्य पॉइंट याद रखेंगे, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, परामर्श मुख्य न्यायाधीश प्लस राज्यपाल, सेवानिवृत्ति जो होती है वो कितना वर्ष होता है, 65 वर्ष याद रखेंगे। ठीक है, 65 वर्ष। और शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल के समक्ष ये क्या करते हैं, शपथ लेते हैं। अब अगर हम इसके क्षेत्राधिकार की बात करें, ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्राधिकार की बात करें, कहाँ कहाँ पर ये अपील को सुन सकती है, कहाँ कहाँ पर अपना निर्णय दे सकती है। ठीक है,
अगर हमें उन सब के बारे में जानना हो तो उसको बोलते हैं अधिकार क्षेत्र। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के पास अलग अलग प्रकार के अधिकार क्षेत्र है। एक तो है आपका मूल अधिकार क्षेत्र, एक है अपीलीय, ठीक है, अपीलीय, उसके बाद आपका है रीट, एक है रीट, और उसके बाद ये आपका क्या हो गया, अधिकार क्षेत्र हो गया। ठीक है, मूल अधिकार क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो कुछ मामलों में जो जब उच्च न्यायालय क्या करती है, सीधी सुनवाई करती है, तो उसको बोलते हैं मूल क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या होता है कि निचली अदालतों का जो फैसला होता है उनके विरुद्ध जो अपील की जाती है, उन पर जो सुनवाई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। उसके बाद आपको रीट पता ही है, मौलिक अधिकार और अन्य कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए जो प्रावधान है वो क्या है, रीट अधिकार क्षेत्र। ठीक है, एक और होता है पर्यवेक्षण अधिकार क्षेत्र, यानी कि पर्यवेक्षण अधिकार क्षेत्र किसको बोलते हैं कि जब अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण किया जाता है, उस पर देख रेख की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं पर्यवेक्षण अधिकार क्षेत्र। ठीक है, अब इसकी शक्ति और कार्य को जानते हैं, इसकी क्या क्या शक्ति है, इसकी क्या शक्तियाँ हैं और इसके क्या कार्य है। ठीक है, तो शक्ति क्या है कि उच्च न्यायालय न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून के शासन को मजबूत करता है, और यह न केवल क्या करता है, विवादों का निपटान करता है, बल्कि अधीनस्थ न्यायपालिका के कामकाज और प्रशासनिक निगरानी भी रखता है। संविधान की व्याख्या, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, न्यायिक समीक्षा, ये सब इनके क्या है, कार्य है। ठीक है, और क्या करता है, नागरिक और आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है, रीट जारी करता है, न्यायिक समीक्षा करता है, अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण करता है, कुछ मामलों का निचली अदालतों से स्थानांतरण भी करता है। ठीक है, अब उच्च न्यायालय का क्या महत्व है, तो आपको पता है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में उच्च न्यायालय की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह क्या करता है कि राज्य में जो संवैधानिक संतुलन है उसको बनाए रखने में यह भूमिका निभाती है। उसके बाद जो है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है और राज्य प्रशासन की वैधानिक सीमा तय करती है। ठीक है, इतने पॉइंट आपको क्या करना है, इससे संबंधित ध्यान में रखनी है। अब पटना उच्च न्यायालय के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, पटना उच्च न्यायालय के बारे में देखिए, आपको पता होगी कि पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वो 3 फरवरी 1916 को किया गया है। ठीक है, 1916 को हुई थी, और इसका जो प्रारंभिक क्षेत्र था शुरू में वो बिहार और उड़ीसा तक फैला हुआ था, और बाद में उड़ीसा को अलग कर दिया गया, उड़ीसा के लिए अलग उच्च न्यायालय बना गया। ठीक है, और फिर पटना उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उनका नाम था एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्स चेमियर, याद रखिएगा, एडवर्ड मेनार्ड डेस चैम्स चेमियर। ठीक है, स्थापना पता चल गया, मुख्यालय पटना में है, और ऐतिहासिक भी समझ गए। 1948 में जो है उड़ीसा के लिए अलग उच्च न्यायालय बनाया गया था, और फिर बिहार पुनर्गठन के बाद झारखंड के लिए भी क्या हो गया, अलग से इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, अब पटना उच्च न्यायालय की भूमिका क्या है, जब उच्च न्यायालय की भूमिका होती है वही पटना उच्च न्यायालय की भूमिका होगी क्या, तो बिहार में संविधान, कानून, प्रशासनिक न्याय का एक प्रमुख केंद्र है, और यह जो है राज्य के नागरिकों को संवैधानिक उपचार, अपील, न्यायिक संरक्षण क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे पटना उच्च न्यायालय से संबंधित और साथ ही उच्च न्यायालय से संबंधित। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। उम्मीद है कि अब जो आप इस प्रश्न को जो मैंने आपको दिया हुआ है आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किसके बारे में, ऑप्शन नंबर ए के बारे में। क्या दिया हुआ है देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1912 में भारत के गवर्नर जनरल द्वारा जारी एक घोषणा के तहत की गई थी। अब देखिए यहाँ पर ये जो बोला गया है ना, ये बात भी मैं आपको बता दूं, हालांकि ये स्टेटमेंट सही है, मैंने बताया नहीं है, इसके बारे में MCQ में दे दिया गया है, तो चलिए मैं आपको इसके बारे में भी पहले बता दूं। क्या होता है कि इसका जो निर्माण हुआ था, पटना उच्च न्यायालय का जो निर्माण हुआ था, ठीक है, इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट जान लीजिए। इसकी जो स्थापना हुई थी ना वो 1912 में हुई थी। ठीक है, में जो भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा एक घोषणा के तहत तय की गई थी। तो याद रखिएगा कि 1912 में जो घोषणा हुआ था भारत के गवर्नर जनरल के द्वारा, उस समय बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत का दर्जा दिया गया था। ठीक है, फिर क्या होता है कि इस उच्च न्यायालय की जो भवन है उसकी जो आधारशिला थी वो 1913 में क्या किया गया था, वायसराय
और गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रखा गया था। ठीक है, और जो है इस उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जो मैंने आपको नाम बताया था, सर एडवर्ड मेनार्ड डेस जेम्स चेमियर, ये कब हुआ था? तो मार्च 1916 से अक्टूबर 1917 तक कार्य किया था। ठीक है, तो देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसके गठन और निर्माण को लेकर के। ठीक है, फिर जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो 1950 में भारत क्या हो गया? गणराज्य बन गया। और गणराज्य बनने के साथ जो पटना उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ा दिया गया, और बढ़ा करके भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो मैंने आपको पहले बताया 226 के तहत क्या कर दिया? रिट जारी करने की अनुमति दे दी। ठीक है, फिर स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? सर है ना क्लिफोर्ड मनमोहन अग्रवाल, जो कि 1948 से 1950 तक कार्य किए थे। क्लियर? आई होप अब आपको इस क्वेश्चन से संबंधित चीज़ें ध्यान में रहेगी और आप इसको अब सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए वही बोला गया है कि गवर्नर जनरल द्वारा जारी एक घोषणा के तहत की गई थी। हाँ, ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। फिर देखिए दूसरा, इस उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश सर एडवर्ड मेनार्ड जेम्स चेमियर थे, जो 16 मार्च 1916 से अक्टूबर 2017 तक कार्य। ये भी अभी मैंने बताया, स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा देखिए, स्वतंत्र भारत में पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश है ना बालफोर्ड मनमोहन अग्रवाल थे, ये भी सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान का अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो मैंने आपको बताया किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, लेकिन कौन से आर्टिकल के तहत? तो 217। ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है। अब देखिए है आपका क्या है? बिहार पत्रकार सम्मान योजना। ठीक है, ये बिहार सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्या? तो बिहार पत्रकार सम्मान योजना। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं पहले, है ना। उसके बाद फिर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तब तक आप क्या करिए? वीडियो को पॉज करिए और इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं तो बिहार के मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी थे, अभी नहीं है, ठीक है, उन्होंने BPSS मतलब बिहार पत्रकार सम्मान योजना मतलब स्कीम, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि इसके तहत जो है जो सेवानिवृत्त जो पत्रकारिता से अब हट चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा किया गया है। ठीक है, इस स्कीम के तहत अब इस योजना में तो आपको पता चल गया कि पेंशन में वृद्धि। अब पेंशन कितना? पहले BPSS के तहत मासिक वेतन 6,000 रुपया था, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 15,000 रुपया कर दिया गया है। ठीक है, और पेंशन भोगी की जब मृत्यु हो जाएगी तो उसके ऊपर जो आश्रित या उसके जो जीवन साथी होंगे उसको 10,000 रुपया प्रति माह मिलेंगे, जो कि पहले 3,000 रुपया मिलता था। और इस योजना में लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ पत्रकार है उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता मिलेगी। और क्या होगा? तो सेवानिवृत्त के बाद उनकी जो गरिमा है और जो उसकी प्रतिबद्धता है वो बनी रहेगी। अब इसके लिए पात्र कौन होंगे? कौन इसके पात्रता के योग्य होंगे? तो देखिए इसमें क्या किया गया है कि आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए जो इसके लिए पात्र होंगे। उसके बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले सेवानिवृत्त पत्रकार इसके पात्र होंगे। उसके बाद इसका लाभ उठाने के लिए जो आवेदक होंगे उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 60 वर्ष होनी चाहिए। और पत्रकार को सूचना एवं जन संपर्क विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए और उसे प्रमाण पत्र राज्य सरकार के द्वारा सत्यापित होने चाहिए। वही इसके क्या होंगे? पात्र होंगे और फिर उसको इस योजना का क्या होगा? लाभ मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को क्या बोला गया है कि कौन सा कथन सही है। मैंने जितनी बात बताई उसके अनुसार से अब इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करिए। कौन सा सही नहीं है? योजना के तहत मासिक पेंशन 6,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दी, स्टेटमेंट सही है। पेंशन भोगी की मृत्यु की स्थिति में आश्रित और जीवन साथी को अब 10,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे, पहले 3,000 था, ये भी सही है। पात्रता है तो 20 वर्ष का अनुभव और 60 वर्ष की आयु अनिवार्य है, ये भी सही है। इसका मतलब ये गलत हो गया। यह योजना बिहार सरकार के साथ पंजीकृत सभी पत्रकारों पर लागू होती है, चाहे वे कहीं का भी निवासी हो। नहीं, मैंने अभी क्यों बताया कि
वो क्या होना चाहिए, आवेदक बिहार का निवासी ही होना चाहिए, कहीं और का नहीं, इसलिए स्टेटमेंट डी गलत है। और पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो स्टेटमेंट डी सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर, चल आगे बढ़ते हैं ना। अभी तो मैंने पुनौराधाम विकास के बारे में आपको बता दिया, आप इसको आंसर बता देंगे। तो देखिए वही है इसका आंसर, पुनौराधाम विकास परियोजना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो पुनौराधाम को अयोध्या के राम मंदिर के तर्ज पर क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोला गया है देखिए यह जो स्थल है सीता के विवाह का स्थल है, तो नहीं, मैंने बताया था ये जन्म स्थल है, ठीक ना, जन्म स्थल है, तो ये ध्यान में रखेंगे, डी गलत है, मतलब सारे गलत है, बस इसका आंसर क्या, बी सही है। क्लियर, चलिए उसके बाद जो है अब आगे देखते हैं। अब कारखाना वाला मैंने अभी आपको बताया ही था, चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। बिहार सरकार ने कारखाना नियमावली 1950 में संशोधन कर महिलाओं को खतरनाक श्रेणी के कारखानों में काम करने की अनुमति दी है। हाँ, महिलाओं को खतरनाक काम में काम करने की अनुमति दी है, लेकिन ठीक है, लेकिन गर्भवती महिला को और स्तनपान कराने वाली महिला को यह अधिकार नहीं है, वो खतरनाक कारखानों में काम नहीं कर सकते। यह संशोधन गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर भी समान रूप से लागू होते नहीं, आर गलत है, ठीक है, ए सही है, आर गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए ट्रू एंड बट आर इज फॉल्स। ठीक है, चलिए अब देखिए पटना उच्च न्यायालय के संदर्भ में है, अभी मैंने सारी बातें आपको बता दी है, अब आपको इसको खुद से सॉल्व करना है। ठीक है, क्या है देखिए क्या दिया हुआ है इसमें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। क्या है, अवधारणा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये सही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष है, तो नहीं, मैंने आपको बताया था कितना वर्ष है, 62 वर्ष है। ठीक है, इस बी क्या हो गया, गलत हो गया। न्यायाधीशों के रूप में न्यूनतम योग्यता 10 वर्ष, न्यायिक पद या 10 वर्ष उच्च न्यायालय, ये सही है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में परामर्श सीजेआई और राज्यपाल, ये भी सही है। स्टेटमेंट बी क्या है, गलत है। ऑप्शन में क्या पूछा है, देखिए बोला गया ना गलत कौन सा है, तो केवल बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला ऑप्शन गलत है, तो केवल बी यहाँ है, तो आंसर ए हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखते हैं अब क्या दिया हुआ है, बिहार में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बिहार में जो ये राज्य सफाई कर्मचारी आयोग है, इसका जो गठन किया गया है उसके बारे में हमें जानना पड़ेगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इस आयोग का गठन किया है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि राज्य में सफाई कर्मचारियों के कल्याण, संरक्षण और सामाजिक आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना। ठीक है, यह आयोग जो है अलग अलग जो कल्याणकारी योजना है उनके क्रियान्वयन की निगरानी भी करेगा और उनके अधिकारों के सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। और इस आयोग का जो संरचना है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संरचना में एक अध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला और एक ट्रांसजेंडर भी शामिल होंगे। ठीक है, और इस समावेशी संरचना का उद्देश्य क्या है कि सफाई कार्यों में लगे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों की चिंताओं का समाधान करना। चलिए ये याद रखेंगे। अब लक्ष्य क्या है, तो सफाई कर्मचारी के अधिकार, कल्याण, उन पर सुझाव देगा, नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह भी देगा और उनके लाभ के लिए कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा और उनका क्रियान्वयन भी करेगा। सफाई कर्मचारी को सामाजिक और आर्थिक मुख्य धारा में जोड़ने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इस आयोग का अगर क्षेत्राधिकार देखें तो बिहार के विभिन्न, चाहे वो शहरी स्थानीय निकाय हो, पंचायत हो या अन्य क्षेत्रों में कार्यरत लगभग 4 लाख से अधिक कर्मचारी आयोग के अधिकार क्षेत्र में ये आएंगे। बिहार में 19 नगर निगमों और 8,000 से अधिक पंचायतों सहित 260 से अधिक शहरी निकाय है, जहाँ बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी स्वच्छता अभियान में वो कार्यरत है। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए, बोला गया है क्या सही नहीं है। आयोग में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, जिनमें एक महिला और एक ट्रांसजेंडर शामिल होंगे। स्टेटमेंट सही है। बी, आयोग के अधिकार क्षेत्र में बिहार में लगभग 4 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी है, ये भी सही है। आयोग का गठन केवल शहरी स्थानीय निकायों के सब, देखिए लिखा हुआ केवल शहरी नहीं, अभी मैंने आपको बताया शहरी, पंचायत या अन्य क्षेत्र में जो कार्यरत है। स्टेटमेंट टी गलत हो जाएगा। देखिए बोला कौन सा सही नहीं, तो स्टेटमेंट सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, देखिए सी भी है। इसके बाद डी देख लेते हैं। आयोग सफाई कर्मचारी के अधिकार, कल्याण पर सुझाव देगा और कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेगा, ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलिए
अब है सीताकुंड मेले के बारे में। तो हमें सबसे पहले सीताकुंड के बारे में जानना पड़ेगा, फिर हमें इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा कि ये सीताकुंड क्या है। तो देखिए, बिहार के जो मुंगेर ज़िला है वहाँ पर सीताकुंड मेला लगता है, ठीक है, जो कि एक प्रतिष्ठित धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन आकर्षक में से एक है। इसका जो प्रबंधन है अब बिहार राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत बिहार राज्य मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, और इसलिए किया जाएगा ताकि इसका संचालन सुव्यवस्थित तरीके से हो सके और इसके महत्व को बढ़ाया जा सके, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो मेला लगता है हम उसके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि सीताकुंड में जो मेला लगता है वो प्रति वर्ष जनवरी के अंत में या फरवरी के शुरुआत में जो माघ पूर्णिमा होती है, ठीक है, माघ पूर्णिमा जो होती है उसी में क्या होता है, मेला लगता है, ठीक है। और उस टाइम से लेकर के फाल्गुन पूर्णिमा जो होता है आमतौर पर मार्च तक आयोजित रहती है। मुंगेर और उसके आसपास के ज़िलों से काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आते हैं। माना जाता है कि लगभग 5000 विदेशी पर्यटक भी यहाँ पर आते हैं पूजा करने के लिए और पर्यटन के उद्देश्य से, ठीक है। अब जो ये सीताकुंड है, यहाँ पर सीताकुंड, उसका क्या महत्व है? तो यह जो सीताकुंड है ये गंगा नदी के तट पर स्थित है और माना जाता है कि यहाँ पर माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी। और यहाँ पर जो है 5 पवित्र कुंड स्थित है, जिसमें से एक कुंड से हमेशा जो है गर्म जल बहता है, और यही जो है सीता की पवित्रता की अग्नि परीक्षा का प्रतीक है। और यहाँ पर अन्य 4 कुंड भी है जो कि ठंडा जल, जहाँ पर ठंडा जल रहता है, ठीक है। और आपको मैंने बता ही दिया कि मेला का प्रबंधन जो है अब किसके द्वारा किया जाएगा, कौन सा एक्ट, तो बिहार राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत अब कौन इसका प्रबंधन करेगा, बिहार राज्य मेला प्राधिकरण करेगा, ठीक है। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे। इस मेला से क्या होता है, बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत तो बढ़ता ही है, साथ ही स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार भी उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए, अब जो है इसमें से बोला गया है कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखिए, बोला गया है सीताकुंड मेला प्रतिवर्ष चैत्र पूर्णिमा, नहीं, मैंने बोला था कि माघ पूर्णिमा से फाल्गुन पूर्णिमा तक रहती है, यहाँ बोला है चैत्र पूर्णिमा और बैसाख पूर्णिमा, गलत है ये, ठीक है। यह मेला अब बिहार राज्य मेला प्राधिकरण अधिनियम 2008 के तहत बिहार राज्य मेला प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, तो ये सही है। सीताकुंड में 5 पवित्र कुंड है, जिनमें से सभी से निरंतर गर्म नहीं, सिर्फ 1 से गर्म जल निकलता है और 4 से गर्म जल नहीं निकलता है, तो स्टेटमेंट 3 क्या हो जाएगा, गलत। इस मेले में प्रतिवर्ष 50,000 नहीं, लगभग 5000 के आसपास विदेशी पर्यटक आते हैं, तो स्टेटमेंट डी भी क्या है, गलत है। तो सिर्फ आंसर सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए, उसके बाद देखते हैं, ये मैंने बता दिया था उस दिन, इसको आपको खुद ही सॉल्व करना है, बिहार 23 नंबर प्रश्न, और इसका आंसर आपको जो है ना अभी टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो आप अपने मित्रों के साथ इस लेक्चर को साझा करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा कर रखें, ताकि जब भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक क्या हो कि इसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए, ठीक है। चलिए, अब जो दिया गया है, देखिए किसके बारे में दिया गया है, इटाई के संदर्भ में। तो सबसे पहले हमें इटाई के बारे में जानना पड़ेगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, इटाई मतलब भारतीय बीमा नियामक तथा विकास प्राधिकरण। इसका क्या हुआ था कि हाल ही में नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। नए अध्यक्ष का क्या नाम है, तो याद रखिएगा, देबाशीष, है ना, देबाशीष पांडा, ठीक है, देबाशीष पांडा। इसके स्थान पर कौन आया है, पहले ये था, ठीक है, इसके स्थान पे अब आया है अजय सेठ, क्लियर। अब जो है ये ध्यान में रखिए, ये तो हो गया। अब जो है इटाई के बारे में जान लेते हैं। इटाई, देखिए, इसकी जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी, ठीक है। और ये क्या है, तो एक रेगुलेटरी बॉडी है, रेगुलेटरी यानी कि विनियामक निकाय है, जो क्या करता है, जो बीमा ग्राहक है उनके हितों की सुरक्षा करता है, ठीक है। इसी उद्देश्य से इसको गठित किया गया है। और इसकी जो स्थापना हुई थी इटाई एक्ट, याद रखिएगा, IRDAI, इटाई एक्ट 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना हुआ है। और यह जो कार्य करता है वो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है, क्लियर। और यह निकाय जो है बीमा उद्योग का नियमन करता है,
उसके समुचित विकास को सुनिश्चित करता है और बीमा से संबंधित जो भी गतिविधि है उसकी निगरानी करता है। क्लियर? इसको जो शक्ति प्राप्त होता है कहाँ से, तो इडाई अधिनियम 1999 और एक बीमा अधिनियम है, ठीक है, बीमा अधिनियम है 1938 का, उससे भी इसको क्या होती है, शक्ति मिलती है। अब इडाई के अध्यक्ष और सदस्य के बारे में जान लेते हैं, है ना। तो इसके कुल 10 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है, 5 पूर्णकालिक सदस्य होता है, 4 अंशकालिक सदस्य होता है, और ये सभी सदस्य जो है सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आरबीआई के द्वारा नियुक्त किया जाता है नहीं, इसके द्वारा सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखिए, इडाई की स्थापना 1999 में इडाई अधिनियम 1999 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापना की गई थी। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 ये क्या हो जाएगा, बताइए, सही हो जाएगा स्टेटमेंट 1, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद देखिए दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है कि इडाई के कुल 10 सदस्य है, मैंने आपको बता दिया, हाँ 10 सदस्य होता है, एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य और 4 अंशकालिक, ये भी सही है। हाल ही में अजय सेठ को इसका नया अध्यक्ष बनाया गया है ना, देवाशीष पंडा के स्थान पर, ये भी सही है। इडाई वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, ये भी सही है। और इसको जो शक्ति मिलती है 1938 के बीमा अधिनियम 1938 के तहत मिलती है, और इडाई, ठीक है, इडाई एक्ट 1999 के तहत भी इसको क्या होती है, शक्ति मिलती है। इसका मतलब चारों स्टेटमेंट क्या है, सही, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। SIR को लेकर के बता दिए, इस प्रश्न को आप खुद ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आप इसको क्रम में सजा देंगे। तो देखिए SIR बिहार में अंतिम बार कब हुआ, तो अभी हाल फिलहाल में ही हुआ, आपको पता ही है, ठीक है। उसके बाद पटना उच्च न्यायालय की आधारशिला कब, अभी बताइए 1912 में आधारशिला रखी गई थी। उसके बाद 1913 में उसका फाउंडेशन रखा गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने बोध गया मंदिर अधिनियम की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अभी तो ये 2026 के लिए पढ़ रहे हैं, है ना। और मैंने क्या बताया कि जुलाई 2025 का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, इसका मतलब 2025 में ये घटना हुई। बिहार स्टार्टअप निधि देखिए यहाँ तो लिख ही दिया है 2004 में हुआ है, तो बोला है काल के क्रम में सजाना है। तो इसमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, तो पहला 2 नंबर हो जाएगा। फिर SIR हुआ तो 1 नंबर हो जाएगा। फिर क्या हुआ, ये देखिए 4 नंबर बोध गया अभी हाल फिलहाल में हुआ था, 5 हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टअप नीति 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कब कौन सा चीज़ हुआ है। तो देखिए पटना उच्च न्यायालय की जो आधारशिला रखे गए थे 1913 में, बिहार में जो अंतिम SIR हुआ था 2003 में हुआ था, स्टार्टअप निधि 2022 में आया और 2025 में SIR आया, ठीक है। उसी का क्रम यहाँ पर दिया गया है। अब देखिए इस प्रश्न को आप खुद ही सॉल्व करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये कुटीर ज्योति योजना मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर आपको दिया हुआ है। मुख्यमंत्री के बारे में ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसको भी आप स्वयं सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप उत्तर बताएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन भी मिथिला क्षेत्र के बारे में बता दिए। सारे पॉइंट को यहाँ पर जितना दिया हुआ है सारे को डिस्कवर मतलब डिटेल से बताए हुए एक्सप्लेन किए हैं। तो आप इस प्रश्न को भी स्वयं सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बोध गया परिसर को लेकर के ये भी मैंने आपको बता दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। और इसी के साथ जो जुलाई महीना का मैगजीन था उसके जितने भी करंट अफेयर्स है उन्हीं के बेस पे क्या किए, MCQ तैयार किए और करंट MCQ के बेस पे पूरे मैगजीन को कवर कर लिए हैं। एक भी पॉइंट छूटा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़े हैं, ठीक है। अब आप इसको बार बार देखिए, इन तीनों लेक्चर के जुलाई महीने का मैगजीन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगस्त 2025 का करेंगे और प्रयास करेंगे अगले 3 से 4 लेक्चर में अगस्त महीने के जितने भी करंट अफेयर्स है उसको MCQ के माध्यम से क्या करें, सॉल्व कर दें, ठीक है, ताकि कुछ भी ना छूटे। फिर उसी तरह से जुलाई का करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। लेकिन अगले वीडियो में मिलने से पहले आपका भी एक कर्तव्य है, और ये कर्तव्य यह है कि आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें। और इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कहाँ पर, तो त्रिसंकल्प, ठीक है, त्रिसंकल्प IS से जुड़े, वहाँ पर आपको हर चीज़ का अपडेट मिलते रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।